चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को अपने पहले सवाल के साथ। आपका इस सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि मिस्टर अग्रवाल जो है वो एक ग्रेन मर्चेंट है, राइट। मिस्टर अग्रवाल एक ग्रेन मर्चेंट है और ये एक नेशनल बैंक के पास लोन लेने गए। ये इन्होंने नेशनल बैंक के पास गए किस लिए? लोन लेने के लिए, राइट। उन्होंने अपना वेयर हाउस रिसीट दिया। क्या दिया? इन्होंने अपना वेयर हाउस रिसीट दिया जो प्रूव करता है कि उनका 100 टन वीट एक सर्टिफाइड वेयर हाउस में पड़ा है। तो ये जो वेयर हाउस रिसीट है ना, ये प्रूव कर रहा है कि वो उनका जो 100 टन वीट है वो वहां पे स्टोर्ड है। यही वेयर हाउस रिसीट का यही काम है, ये प्रूफ की तरह काम करता है, समझे। ये प्रूव कर रहा है कि इनका 100 टन जो है वीट वहां पे स्टोर्ड है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये वेयर हाउस रिसीट बैंक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है? right, whether the warehouse receipt qualifies as a document of title to the good, right। तो ये कंफ्यूजन है। तो कौन सा, आपके सामने चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट मोस्ट क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि ऐसे डॉक्यूमेंट को डिस्टिंग्विश करता है? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। तो दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है कि इट इज अ लीगल बाइंडिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वेयर हाउस रिसीट की, शॉर्ट में इसको आप WR भी कर सकते हैं, राइट। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि प्रॉमिसरी नोट होता है। बी कह रहा है कि यह गवर्नमेंट अप्रूव्ड अथॉरिटी के द्वारा ही इशू किया जाएगा, तभी जाके ये वैलिड होगा। सी कह रहा है कि ये जो है डॉक्यूमेंट के पोजेसर को ऑथराइज करता है कि वो ट्रांसफर करे या गुड्स को रिसीव करे थ्रू द इंडोर्समेंट और डिलीवरी। और डी कह रहा है कि एक अनब्रेकेबल प्रूफ ऑफ ऑनरशिप है, गारंटी करता है कि ट्रांसफर ही रिसीव परफेक्ट टाइटल। तो सवाल यह है कि वेयर हाउस रिसीट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सबसे सही है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। चलिए दोस्तों, हम लोग पहला ऑप्शन वाइज पहले मैं आपको पहले कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, राइट। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये होता क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। लेट मी एक्सप्लेन अ लिटिल बिट। चलिए, आपको यदि ऑडियो वीडियो ओके हो रहा होगा तो प्लीज ओके वर्ड टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। यदि ऑडियो और वीडियो क्लियरली आप तक पहुंच रही है तो प्लीज एक वर्ड ओके लिख दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपने सुना होगा एक वर्ड, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड। ये वर्ड आपने सुना है कभी? आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड। यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा भी है, क्या लिखा है ना, देखिए, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपका बिल ऑफ लैंडिंग हो गया, समझे, जैसे कि आपका वेयर हाउस रिसीट हो गया या आपका रेलवे रिसीट हो गया। तो ये सब जो बिल ऑफ लेडिंग है, वेयर हाउस रिसीट है या रेलवे रिसीट है, ये सब के सब क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड कहलाते हैं। ये सब क्या करते हैं? यह एक पेपर होता है जो एक्चुअल माल को रिप्रेजेंट करता है, समझे। ये एक तरह का पेपर होता है जो कि आपको बताता है कि एक्चुअल माल क्या है, राइट। इसी को बोलते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड। अब दोस्तों एक छोटा सा सवाल आपसे है, अगर मेरे पास वेयर हाउस रिसीट है तो क्या मुझे बिना वेयर हाउस जाए माल मिल सकता है? यस या नो में जवाब दीजिए। मान लीजिए कि मेरे मेरे पास वेयर हाउस रिसीट है, समझे, मेरे पास वेयर हाउस रिसीट है। सवाल यह है कि क्या मुझे बिना वेयर हाउस जाए माल मिल सकता है क्या? सपोज आई डोंट गो टू वेयर हाउस, आई डोंट गो टू वेयर हाउस, कैन आई गेट द आइटम? क्या मुझे आइटम मिल सकता है या माल मिल सकता है? टाइप कीजिए यस और नो, प्लीज टाइप करके बताइए। दोस्तों मैं आपका रिस्पांस देख रहा हूं, बिल्कुल। अगर देखिए हमारे पास यदि वैलिड वेयर हाउस रिसीट है तो उसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे माल ट्रांसफर या रिसीव किया जा सकता है, समझे। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? वैलिड WR होना चाहिए, शॉर्ट में इसको WR भी कहते हैं। यदि वैलिड WR है तो फिर ठीक है, माल को आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। इसी वजह से तो इसको कहा जाता है डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड। समझे बात को? डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड करने का क्या पर्पज है कि हमारे पास जो वेयर हाउस रिसीट है इसके माध्यम से हमें माल जो है मिल सकता है और माल ट्रांसफर भी हो सकता है, राइट। अब जरा ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इट इज लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट, यानी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि प्रॉमिसरी नोट। अब आप यह बताइए, प्रॉमिसरी नोट का नाम सुने हैं? यहाँ पे देखिए इन्होंने वर्ड यूज किया है, प्रॉमिसरी नोट। हैव यू हर्ड द मीनिंग ऑफ, हैव यू हर्ड द टर्म प्रॉमिसरी नोट? क्या आपने कभी सुना है प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? देखिए, प्रॉमिसरी नोट का सिंपल सा मतलब है कि यह आपका पैसा का प्रॉमिस होता है, समझे। ये क्या होता है? पैसा का प्रॉमिस होता है, प्रॉमिसरी नोट। लेकिन वेयर हाउस रिसीट पैसा का प्रॉमिस नहीं है, यह माल का रिप्रेजेंटेशन है। तो ऑप्शन ए तो गलत है, समझे। जो आपका वेयर हाउस रिसीट है ना, ये माल का, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका आइटम है, जो भी आपका आइटम है उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ये पैसा का प्रॉमिस नहीं है। ऑप्शन ही गलत होगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि यह सिर्फ तभी वैलिड होगा जब गवर्नमेंट अप्रूव्ड अथॉरिटी इशू करे। यहाँ पे देखिए कीवर्ड इन्होंने यूज किया है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड अथॉरिटी। क्या लगता है आपको, क्या ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाएगा? अब आप बताइए, ये डेफिनेशन आपको सही लग रहा है कि गलत लग रहा है?
देखिए क्या लगता है ऐसा। देखिए दोस्तों जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि वो डॉक्यूमेंट फंक्शनली माल को रिप्रेजेंट करे, ईश्वर को रिप्रेजेंट नहीं करे। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट, हम लोग वेयर हाउस रिसीट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वेयर हाउस रिसीट, तो बस ध्यान इस बात का रखना है कि जो वेयर हाउस रिसीट है वो डॉक्यूमेंट फंक्शनली माल को रिप्रेजेंट करे, नॉट द इशूअर। तो ये ध्यान रखना है, तो बी भी गलत होगा। यदि हम ऑप्शन सी की बात कर लें, तो सी में कह रहा है कि यह ऑथराइज करता है पॉजिशनर को माल ट्रांसफर करने या रिसीव करने के लिए इंडोर्समेंट या डिलीवरी के थ्रू। यहाँ पे देखिए लिखा है इन्होंने वर्ड थ्रू इंडोर्समेंट और डिलीवरी, राइट। क्या लगता है बताइए, क्या ये डेफिनेशन आपको सही लग रहा है या क्या लग रहा है बताइए। और दोस्तों डी कह रहा है कि यह एकदम स्ट्रॉन्ग प्रूफ है ऑनरशिप का, इसमें कोई भी पुराना क्लेम डिस्टर्ब नहीं कर सकता। बताइए दोस्तों, ऑप्शन डी देखिए क्या लग रहा है आपको, यस या नो। दोस्तों इसका सही जवाब मैं बताता हूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए वेयर हाउस रिसिप्ट जो होता है ना हमारा, इसको डब्ल्यू आर बोलते हैं, इसको बोला जाता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। क्या बोला जाता है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। क्योंकि यह उस पर्सन को जो उसके पास है राइट देता है, दो चीज का राइट देता है। आपके पास जो भी माल है, राइट, आपके पास जो भी गुड्स है उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं या उसको आप रिसीव कर सकते हैं। समझे? जिसके पास भी ये वेयर हाउस रिसीट रहेगा ना, या तो वो अपने माल को ट्रांसफर कर सकता है या माल को रिसीव कर सकता है। हम लोग बात कर रहे हैं वेयर हाउस रिसीट की, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट वेयर हाउस रिसीट। सो वेयर हाउस रिसीट इज लाइक अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल विच गिव पावर टू एन इंडिविजुअल सो दैट ही कैन ट्रांसफर द आइटम और ही कैन रिसीव द गुड्स, राइट। लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि यह प्रोमिसरी नोट नहीं होता। आप जैसे ऑप्शन नंबर आप ए देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया है, पी नोट। ये प्रोमिसरी नोट नहीं होता है, राइट। प्रोमिसरी नोट आपको पता होगा ना, इट इज अ फुल्ली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन उतना ज्यादा नेगोशिएबल हमारा वेयर हाउस रिसीट नहीं होता। मतलब अगर ट्रांसफरर की टाइटल डिफेक्टिव है तो ट्रांसफर भी फंस सकता है। इसीलिए इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, आप बुक पढ़ेंगे ना, तो एक वर्ड आप देखेंगे, द वर्ड यू विल सी इज क्वासी नेगोशिएबल। क्या वर्ड देखेंगे? क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। समझे? तो क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वासी नेगोशिएबल? इट मींस दैट इट इज नॉट फुल्ली ट्रांसफरेबल। तो सिंपल सा वर्ड में समझिए कि जो वेयर हाउस रिसीट होता है वो माल की चाबी है। देखिए सिंपल वर्ड में बता रहा हूं, ये क्या है कि जो आइटम है यानी जो माल है उसकी क्या है, चाबी है। समझे? यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन है। समझे? इट इज जस्ट लाइक अ रिप्रेजेंटेशन। जिसके पास वैलिड रिसीट है उसके पास माल लेने या माल देने का राइट है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर होगा बताइए। अगर क्लियर है तो चैट में लिखिए कि वेयर हाउस रिसीट माल का प्रूफ है। समझे? और अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो रिपीट वर्ड लिख दीजिए, मैं दोबारा आपको समझाऊंगा। अब आप बताइए आपको क्या लगता है, अगर कोई बैंक आपको लोन दे रहा है और आपके पास वेयर हाउस रिसीट है, तो क्या बैंक के लिए सिक्योरिटी स्ट्रांग है? हाँ या ना जवाब दीजिएगा। अभी हमने वेयर हाउस रिसीट का बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमने देखा। जस्ट नाउ वी हैव सीन मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेयर हाउस रिसीट। अब आपको यह बताइए, मेरा एक सवाल है कि अगर कोई बैंक आपको लोन दे रहा है और आपके पास मान लीजिए वेयर हाउस रिसीट है, तो क्या बैंक के लिए सिक्योरिटी स्ट्रांग है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। समझे? तो मैंने आपको कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताई, एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। पहले मैंने क्या बताया वेयर हाउस रिसीट के बारे में, कि यह आपका क्या है, माल का चाबी है, राइट। कोई भी आइटम है उसको रिप्रेजेंट करता है। यह क्वासी नेगोशिएबल है, फुल्ली नेगोशिएबल नहीं है। इसको हम लोग डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल बोलते हैं, जिसके द्वारा जिसके पास भी वेयर हाउस रिसीट होगा वो या तो माल को ट्रांसफर करेगा या गुड्स को रिसीव करेगा। दो चीज का पावर उसको मिलता है। तो हमने दो तीन पॉइंट आपको बताया वेयर हाउस रिसीट के बारे में। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी का दूसरा पार्ट है, आइए इसको देखते हैं। वेयर हाउस रिसीट पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। लेट्स सी दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स एक और सिचुएशन डिस्कस करते हैं, मिस्टर अग्रवाल का ही है। मिस्टर अग्रवाल अपना वेयर हाउस रिसीट लेकर कहां गए? नेशनल बैंक के पास गए। अब देखिए जो भी आपसे 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 मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन ये है कि जो मिस्टर अग्रवाल हैं ये अपना वेयर हाउस रिसीट लेकर चले गए नेशनल बैंक के पास, क्या लेने के लिए? लोन लेने के लिए। समझे? लोन लेने के लिए चले गए। अब दोस्तों बैंक ने सोचा कि ठीक है ये रिसीट हमारे पास सिक्योरिटी के रूप में रहेगा, ठीक है ना। बैंक ने इसका पोजीशन रख लिया ये सोच के कि चलो ये तो हमारा सिक्योरिटी के रूप में रहेगा। अब दोस्तों आपसे हम सवाल पूछते हैं, सवाल यह कर रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी लीगल इंप्लीकेशन ऑफ दिस प्लेज फॉर द बैंक। समझिए? तो देखिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि जब बैंक के पास ये वेयर हाउस रिसीट आ गया इसका क्या लीगल इफेक्ट होगा, यही तो पूछ रहा है कि जब बैंक के पास ये वेयर हाउस रिसीट आ गया, वेयर हाउस रिसीट का मतलब क्या होता है? डब्ल्यू आर। समझे? तो जब बैंक को ये डब्ल्यू आर मिल गया तो इसका लीगल इंप्लीकेशन क्या होगा, इसका लीगल इफेक्ट क्या होगा? ठीक है, क्या बैंक अब ऑनर बन जाता है या बैंक के पास सिर्फ एक राइट होता है सिक्योरिटी के रूप में? क्या लगता है आपको? मैं आपको दो वर्ड बोल रहा हूं,
क्या बैंक जैसे ही वेयर हाउस रिसीट लेता है तो क्या बैंक ऑनर हो जाता है, या बैंक के पास केवल एक सिक्योरिटी रहता है? जरा बताइए, चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए, ऑनर या सिक्योरिटी इंटरेस्ट। प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। मेरा सवाल यह है कि जब बैंक को मिस्टर अग्रवाल अपने वेयर हाउस रिसीट दे देंगे तो क्या बैंक ऑनर हो जाएगा, या बैंक जो है वो केवल एक सिक्योरिटी के रूप में रखेगा? राइट, बताइए। तो पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, लेट्स सी द ऑप्शन दैट वी हैव। तो पहला ऑप्शन इन्होंने दे रखा है कि बैंक अब लीगल ऑनर बन गया है। देखिए लिखा है इन्होंने कि बैंक बिकम द लीगल ऑनर, और मिस्टर अग्रवाल के माल पे कोई राइट नहीं बचा। मिस्टर अग्रवाल का अपने राइट पे कोई राइट नहीं, अपने माल पे कोई राइट नहीं बचा। बी कर रहा है कि डॉक्यूमेंट का प्लेज करने का मतलब गुड्स का प्लेज करना हुआ, मतलब रिसीट बैंक के पास आई तो इनडायरेक्टली माल भी बैंक के कंट्रोल में आ गया। ऑप्शन सी कर रहा है कि बैंक को तुरंत वेयर हाउस जाके माल फिजिकली ले लेना चाहिए सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और डी कर रहा है कि बैंक के पास सिर्फ कागज है, बैंक के पास क्या है, सिर्फ कागज है। राइट, माल पे कोई हक नहीं है, और अगर कोई क्लेम करे तो। समझे? क्या लगता है दोस्तों? पहले हम लोग ऑप्शन वाइज ऑप्शन बात करते हैं। पहले ऑप्शन की बात कर लें। क्या बताइए दोस्तों, क्या लगता है, सच में बैंक ऑनर बन गया है क्या? क्या बैंक ऑनर बन गया जैसे इसको वेयर हाउस रिसीट मिला? क्या बैंक ऑनर बन गया? प्लीज अपना रिस्पॉन्स टाइप करें। आपके स्क्रीन पर आपको एक चैट बॉक्स दिख रहा होगा, अपना रिस्पॉन्स जरूर टाइप करें। तो दोस्तों मैं आपको इसका सही जवाब बताऊंगा। देखिए, लोन के टाइम पे बॉरोवर हमेशा ऑनर रहता है जब तक वो डिफॉल्ट ना करे, तो बैंक ऑनर नहीं बनी है। समझे ना? लोन के टाइम पे हमेशा ऑनर किसके कौन रहता है? बॉरोवर रहता है, जब तक वो डिफॉल्ट ना करे तब तक। समझे? बी को देखिए, बी कर रहा है कि डॉक्यूमेंट का प्लेज करने का मतलब कि गुड्स को प्लेज करना हो गया। क्या लग रहा है आपको, सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? और सी को देखिए, सी कर रहा है कि बैंक को तुरंत वेयर हाउस जाके माल फिजिकली ले लेना चाहिए। जरूरी है क्या फिजिकल माल उठाना? क्या लगता है? देखिए, डॉक्यूमेंट का यही तो फायदा है कि माल को फिजिकल मूव करना जरूरी नहीं है, तो ये भी गलत है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हमने देखा ए गलत है। ए क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे मिस्टर अग्रवाल का तब तक राइट है उस गुड पे जब तक वो डिफॉल्ट नहीं करते हैं। जैसे वो डिफॉल्ट करना शुरू करेंगे तो उनका राइट धीरे धीरे हटता जाएगा। समझे? तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। सी क्यों गलत है? सी में कह रहा है कि जाके बैंक को फिजिकल डिलीवरी लेना चाहिए, इसीलिए वर्ड गलत है। फिजिकल डिलीवरी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। राइट, और डी की बात कर ले तो डी कर रहा है कि सिर्फ कागज। क्या सिर्फ कागज या कागज के थ्रू माल पे भी हक होना चाहिए? भी गलत है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जब वेयर हाउस रिसीट, आपको पता होगा दोस्तों कि ये जो हमारा वेयर हाउस रिसीट होता है ना, ये वेयर हाउस रिसीट क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है। जब भी वेयर हाउस रिसीट जो है बैंक के पास प्लेज होता है, ये क्या होता है, बैंक के पास जाता है और ये प्लेज होता है। आपको पता होगा ना कि चार्ज को क्रिएट करने का कुछ तरीका होता है, जिसमें से एक तरीका होता है प्लेज करना। समझे? तो जब भी ये वेयर हाउस रिसीट जो है बैंक के पास जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो गुड्स है, ठीक है ना, जो गुड्स है वो भी क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। तो वेयर हाउस रिसीट प्लेज हो गया तो गुड्स भी प्लेज हो गया। राइट, इसको हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे, आप बुक पढ़ेंगे ना तो बुक में इन्होंने एक वर्ड यूज किया है। बुक में क्या वर्ड यूज किया है? कंस्ट्रक्टिव। क्या वर्ड यूज किया है? कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। समझे? कंस्ट्रक्टिव पोजीशन वर्ड यूज किया है बुक में। तो जैसे ही ये वेयर हाउस बैंक के पास गया तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, मतलब कि बैंक को माल फिजिकली ले जाने की जरूरत नहीं है। समझे? सिर्फ डॉक्यूमेंट के थ्रू बैंक अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट बना लेता है। ध्यान रहे, ध्यान रहे, ऑनर अभी भी मिस्टर अग्रवाल हैं। ऑनर कौन है इस गुड्स का? मिस्टर अग्रवाल ही ऑनर है। राइट, लेकिन अगर उन्होंने लोन को रिपे नहीं किया तो बैंक को राइट है माल बेचकर अपना पैसा रिकवर करने का। तो सिंपल सा एक वर्ड याद रखिए कि जब भी आपको ये रिसीट दिखे ना, रिसीट दिखे तो बस याद रखिए कि ये माल की चाबी है। क्या है? कि माल की चाबी है। समझे? मैं हिंदी में लिख रहा हूं, मतलब कीज, मतलब जिसके पास चाबी है उसके पास माल का कंट्रोल है। सिंपल सा बात है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ बताइए? ये वेयर हाउस रिसीट का कंसेप्ट क्लियर है? राइट, वेयर हाउस रिसीट क्या है? माल की चाबी है, जिसके पास वो चाबी है माल उसी का है। तो दोस्तों ये बात क्लियर हो गई। अब आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं, अगर आप बैंक होते तो आपको फिजिकल माल उठाना पसंद होता या डॉक्यूमेंट ले लेना? क्या लगता है दोस्तों, क्या अच्छा रहेगा? हम फिजिकली माल जाके उठाएं या हम केवल एक डॉक्यूमेंट ले लें जिससे हमारा इंटरेस्ट बन जाए? विच ऑप्शन डू यू थिंक? दोस्तों ऑब्वियसली आप क्या चूज करेंगे? आप डॉक्यूमेंट चूज करेंगे। राइट, फिजिकल नहीं चूज करना चाहेंगे। वही तो फायदा है इस डब्ल्यू आर का। बताइए, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? डब्ल्यू आर होता क्या है? राइट, मैंने आपको कुछ कंसेप्ट बताया कि डब्ल्यू आर के बारे में बताया कि डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल है। ठीक है, और ये जो है बैंक इसको प्लेज करती है। बैंक जब डब्ल्यू आर को प्लेज करेगी तो गुड्स को भी प्लेज कर लेती है, और इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए डब्ल्यू आर के बारे में सारा पॉइंट्स।
कहाँ गलती है? पहला ऑप्शन क्यों गलत था? क्योंकि लीगल ऑनर बैंक तब तक नहीं होता जब तक जो है ऑनर वो डिफॉल्ट ना करे, बॉरोवर डिफॉल्ट ना करे। और बैंक कभी भी फिजिकल डिलीवरी नहीं लेती है, समझे? फिजिकल डिलीवरी का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमने अभी 2 क्वेश्चन किए वेयर हाउस रिसीप्ट पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब हम लोग थोड़ा टॉपिक को चेंज कर रहे हैं और थोड़ा सा हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, एक और इंटरेस्टिंग केस स्टडी डिस्कस करते हैं। कॉमर्स बैंक को लोन एप्लीकेशन आया है। यहाँ पे देखिए बैंक का नाम लिखा है इन्होंने, कॉमर्स बैंक। इनको ना लोन एप्लीकेशन आया है कहां से? ओशियनिक इंपोर्ट लिमिटेड से। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सवाल ये है कि कॉमर्स बैंक को एक लोन एप्लीकेशन मिला है ओशियनिक इंपोर्ट लिमिटेड से, राइट। कंपनी ने सिक्योरिटी के रूप में दिया है बिल ऑफ लेडिंग। यहाँ पे देखिए वर्ड यूज किया है, कंपनी ने सिक्योरिटी के रूप में क्या दिया है? बिल ऑफ लेडिंग दिया है, राइट। यानी कि एक शिपिंग डॉक, आपको पता है ना बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? मैं तो आपको बता देता हूं। देखिए बिल ऑफ लेडिंग की बात करें ना, तो बिल ऑफ लेडिंग एक तरह का शिपिंग डॉक्यूमेंट है। क्या है ये? शिपिंग डॉक्यूमेंट है, राइट। जो प्रूफ है कि जो आइटम है हमारा या गुड्स जो है हमारा वो शिप पे लोड हो गया है, ठीक है, लोडेड, शिप लोडेड, समझे? तो एक तरह का प्रूफ का काम करता है कि हाँ हमारा जो भी गुड्स है वो शिप पे लोड हो गया, इसी को बोलते हैं हम लोग बिल ऑफ लेडिंग। तो दोस्तों बैंक सोच रहा है कि क्या ये स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है या इसके अंदर हिडन रिस्क भी है, समझे? तो देखिए हुआ क्या कि कॉमर्स बैंक ने लोन एप्लीकेशन लिया ओशियनिक इंपोर्ट लिमिटेड से, मतलब एक प्रोसेस कर रहा है लोन एप्लीकेशन। ओशियनिक इंपोर्ट लिमिटेड ने बैंक से लोन मांगा और कॉमर्स बैंक इसे प्रोसेस कर रहा है। कंपनी ने एक बिल ऑफ लेडिंग दिया, समझे? कंपनी ने क्या दिया? बिल ऑफ लेडिंग दिया। अब बिल ऑफ लेडिंग को कंसाइन किया गया ओशियनिक इंपोर्ट लिमिटेड को। तो बैंक कंफ्यूजन में है कि क्या ये जो बिल ऑफ लेडिंग है वो एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है या नहीं। क्या लगता है दोस्तों आपको? बिल ऑफ लेडिंग देखते ही बैंक बिल्कुल सेफ फील करेगा, यस या नो? जवाब दीजिए। मेरा सवाल यह है कि बिल ऑफ लेडिंग को देखते ही बैंक सेफ फील करेगा कि नहीं फील करेगा? यदि आपको लगता है कि सेफ फील करेगा तो यस लिख दीजिए, यदि लगता है कि अनसेफ फील करेगा तो नो लिख दीजिए। क्या अपना जवाब दीजिए दोस्तों। देखिए पहले मैं आपको ऑप्शन एक बार दिखाता हूं। ऑप्शन क्या कर रहा है? सवाल ये कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो बेस्ट इलस्ट्रेट अ की डिमेरिट मेंशन इन द पैराग्राफ। तो आपको डिमेरिट बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है कि बैंक लोन देता है, बाद में पता चलता है कंटेनर में इलेक्ट्रॉनिक ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है, जरूर आने का संभावना है। देखिए बैंक ने लोन को डिसबर्स कर दिया, लोन दे दिया, बाद में क्या पता चला कि कंटेनर में इलेक्ट्रॉनिक ही नहीं है, राइट। डिड इट डिस्कवर दैट द शिपिंग कंटेनर एक्चुअली होल्ड स्क्रैप मेटल। उसमें इलेक्ट्रॉनिक है ही नहीं, स्क्रैप मेटल है। शिपिंग कंपनी बोलती है कि हम जिम्मेदार नहीं है। शिपिंग कंपनी क्या बोल रही है? कि हम इसके जिम्मेदार नहीं है, राइट। अब बताइए, शिपिंग कंपनी बोल रही है कि हम इसके जिम्मेदार नहीं है, क्या है बोलिए, रिस्की है कि नहीं है? ऑप्शन बी को जरा देखिए। ऑप्शन बी कह रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर बोले या सेलर बोले, तो सेलर जो है उसको अभी तक पैसा नहीं मिला है, राइट। ही हैड नॉट बीन पेड बाय द, मतलब सेलर को अभी तक पैसा नहीं मिला है और वो शिपिंग कंपनी को बोल देता है कि माल मत देना जब तक पेमेंट क्लियर नहीं होती, समझे? तो जो सेलर है उसको पैसा नहीं मिला और वो डायरेक्टली शिपिंग कंपनी को बोल रहा है कि जब तक पैसा ना मिले तब तक माल मत भेजना, समझे? और ऐसा हुआ तो बैंक का क्या होगा? सिक्योरिटी ब्रीच है या बेकार हो जाती है, हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑप्शन सी को देखें। सी कह रहा है कि अगर बिल ऑफ लेडिंग चोरी हो जाए, अगर बिल ऑफ लेडिंग चोरी का होता है और ओशियनिक इंपोर्ट ने बैंक को दे दिया तो क्या होगा? यहां पे रिस्क है बैंक को। अच्छा डी को पढ़िए। डी कह रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट वैल्यू गिर गई, ठीक है ना। देखिए लिखा है इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट वैल्यू गिर गई, अब माल का वैल्यू कम हो गया है। यह तो जनरल मार्केट रिस्क है जो किसी माल के साथ हो सकता है। अब आप बताइए क्या सही लगता है, कौन सा सिनेरियो जो है की डिमेरिट दिखा रहा है इस पैराग्राफ में? बताइए दोस्तों, ए बी सी या डी। पहले हम लोग ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या कर रहा है कि बैंक लोन दे देता है, बाद में पता चलता है कि कंटेनर में इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, स्क्रैप है। बताइए शिपिंग कंपनी बोलती है कि हम जिम्मेदार नहीं है इसके। क्या रिस्की है कि नहीं रिस्की है? ऑब्वियसली ये रिस्की है, बैंक के लिए तो रिस्की है ना जी। शिपिंग कंपनी क्या बोल रही है कि हम तो जिम्मेदार नहीं है, वो अपना पल्ला झाड़ रही है, राइट। तो ये रिस्की है। आपसे ये तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट द की डिमेरिट, राइट, ये रिस्की है। अच्छा बी को देखें। बी में क्या कर रहा है इन्होंने? इन्होंने कहा है कि सेलर को अभी तक पैसा नहीं मिला और वो शिपिंग कंपनी को बोल देता है कि माल मत देना जब तक पेमेंट क्लियर ना हो। चलिए इसको हम बाद में देखते हैं। सी की बात कर लें। सी में क्या कर रहा है कि अगर बिल ऑफ लेडिंग चोरी का होता है, मान लीजिए कि जो बिल ऑफ लेडिंग इशू किया गया है वो मान लीजिए कि स्टोलन है, स्टोलन समझते हैं ना, चोरी वाला है, तो ओशियनिक इंपोर्ट ने बैंक को तो रिस्क दिया ही ना, यहां भी रिस्क है। सी में देखिए रिस्क है। डी में देखिए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट वैल्यू गिर गई, नया टेक्नोलॉजी आ गया, अब माल का वैल्यू कम हो गया, ये तो रिस्क है ही है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, तीनों में रिस्क इन्वॉल्व है, समझे? लेकिन इसका सही जवाब है, सबसे बड़ा लीगल रिस्क जो यहाँ पे हाईलाइटेड है
वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी में सबसे बड़ा लीगल रिस्क। कहां पे है? ऑप्शन नंबर बी में। क्यों? सुनिए, इसी को कहा जाता है, इसी को, इसके लिए आप बुक में एक वर्ड देखेंगे। क्या वर्ड देखेंगे? अनपेड सेलर। बुक में एक आप वर्ड देखेंगे, लिखा गया अनपेड सेलर। अनपेड सेलर बोलिए। अनपेड सेलर के पास एक राइट होता है। किस चीज का राइट होता है? राइट ऑफ स्टॉपेज। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। प्लीज नोट इट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपके बुक में ये हाईलाइट किया हुआ है, समझे बात को? ये चीज आपके बुक में हाईलाइट किया है। इसको कहा जाता है अनपेड सेलर, और अनपेड सेलर को जो राइट मिलता है उसको बोलते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, तब आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आपने अमेजॉन से, मान लीजिए कि आपने अमेजॉन से माल मंगाया और आपने पैसा नहीं दिया। आपने अमाउंट जो अभी तक दिया नहीं, माल मंगाया पैसा नहीं दिया, तो अमेजॉन को राइट है ना कोरियर सर्विस से बोलने का कि कोई पार्सल कस्टमर को डिलीवर मत करो। बोल सकता है ना अमेजॉन अपने कोरियर सर्विस को कि चूंकि उसने अभी तक अमाउंट दिया नहीं है तो कोई पार्सल अभी तक डिलीवर मत करो। एग्जैक्टली वही सिचुएशन यहाँ है। सेलर को पैसा नहीं मिला तो वो शिप के माल रुकवा सकता है। अब सोचिए, बैंक के पास क्या है? बैंक के पास है बिल ऑफ लेडिंग, समझे? लोन भी बैंक दे दिया है लेकिन माल रुक गया है सेलर के ऑर्डर पे, मतलब बैंक की सिक्योरिटी एकदम जीरो हो गई है दोस्तों। बैंक के पास था बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? शिपिंग डॉक्यूमेंट होता है, समझे? बैंक के पास था बिल ऑफ लेडिंग लेकिन माल को रुकवा दिया गया है। क्यों माल को रुकवा दिया गया है? अभी मैंने बताया आपको। माल को इसलिए रुकवा दिया गया है क्योंकि सेलर का ऑर्डर है कि उसने पैसा दिया नहीं है तो माल को रोक दो। तो बिल ऑफ लेडिंग की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो हो गई ना। बैंक की सिक्योरिटी वैल्यू भी जीरो हो गई है। इसीलिए बैंक के लिए एक बहुत ही बड़ा डेंजर सिचुएशन है। अब जरा ऑप्शन को देखिए, यहाँ लिखा है ये बहुत ही बड़ा डेंजर सिचुएशन है। बी नंबर करेक्ट है, समझे? तो दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया बताइए? ये चीज समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया तो प्लीज ओके लिख दीजिए, नहीं समझ में आया तो रिपीट लिख दीजिए, मैं दोबारा समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, आपसे एक छोटा सा सवाल हम पूछते हैं। आपको लगता है बैंक को लोन देते वक्त सिर्फ डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करना चाहिए या सेलर का बैकग्राउंड, सेलर की पेमेंट पोजीशन भी चेक करना चाहिए? क्या लगता है दोस्तों? बैंक को लोन देते वक्त क्या केवल सेलर का बैकग्राउंड देखना चाहिए या नहीं, सेलर का केवल सिर्फ डॉक्यूमेंट पे मतलब डॉक्यूमेंट पे निर्भर होना चाहिए या फिर सेलर का बैकग्राउंड भी देखना चाहिए? बताइए दोस्तों, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। सेलर का बैकग्राउंड भी देखना चाहिए और पेमेंट पोजीशन भी देखना चाहिए। क्या लगता है दोस्तों? विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट? डॉक्यूमेंट और बैकग्राउंड, जरा टाइप कीजिएगा चैट बॉक्स में। दोस्तों मैं इसका सही जवाब आपको बताता हूं। लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज दोस्तों बिल ऑफ लेडिंग में डॉक्यूमेंट, राइट। तो देखिए, बिल ऑफ लेडिंग एक मूवी टिकट जैसा है। जैसे मूवी टिकट होता है ना, एक तरह का मूवी टिकट है। टिकट है तो आपको एंट्री मिलती है, लेकिन अगर हॉल ऑनर बोले कि शो कैंसिल है क्योंकि पैसा क्लियर नहीं हुआ है, तो टिकट होने के बाद भी आप अंदर नहीं जा पाएंगे। बताइए, कंसेप्ट क्लियर है बिल ऑफ लेडिंग के बारे में? तो यही इस क्वेश्चन का सही मेन शीर्षक है कि डिमेरिट क्या है, राइट, ये बिल ऑफ लेडिंग का। आई होप इट इज क्लियर। मतलब सेलर यदि रोक देगा तो सिक्योरिटी नलीफाई हो जाएगी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को कहा जाता है कि बुक में एक वर्ड इन्होंने यूज किया है, अनपेड वेंडर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। प्लीज नोट इट वर्ड। आपको ये वर्ड दिखेगा तो आप एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। यही तो खासियत है लाइव सेशन का, आपको एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर होता है। अगले सवाल की ओर बढ़े हम लोग, उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रिस्क मिटिगेशन की। नाउ इन दिस पैराग्राफ, इन दिस क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्क मिटिगेशन। देखिए ऐसा है कि कैसे कॉमर्स बैंक अपने इंटरेस्ट को सेफ रखता है जब वो बिल ऑफ लेडिंग को सिक्योरिटी के रूप में एक्सेप्ट करता है। तो देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है कि रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ये जो हमारे कॉमर्स बैंक है, इन्होंने कुछ प्रिकॉशन लिया। जब ये बिल ऑफ लेडिंग एक्सेप्ट कर रहे थे ना, तो इन्होंने कुछ प्रिकॉशन लिया। अब आपके सवाल यह पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज क्रूशियल? कौन सा सबसे बड़ा प्रिकॉशन है, समझे, ताकि बैंक के इंटरेस्ट को हम बचा सकें। देखिए फिर से मैं बता दूं कि जब भी बैंक जो है बिल ऑफ लेडिंग को एक्सेप्ट कर रही थी तो इन्होंने कुछ प्रिकॉशन लिया। सवाल यह कर रहा है कि कौन सा क्रूशियल प्रिकॉशन है। ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है कि बैंक गुड फिजिकली चेक करे शिपमेंट में पहले, फिर ही डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करे। लिखा है ना, फिजिकली इंस्पेक्टिंग द गुड। बी कर रहा है कि बैंक का नाम बिल ऑफ लेडिंग में कंसाइनी के रूप में हो। यहाँ पे देखिए वर्ड इन्होंने यूज किया है, बिल ऑफ, मतलब बैंक का जो नाम हो बिल ऑफ लेडिंग में वो कंसाइनी के रूप में हो, कंसाइनी के रूप में लिखवाए ताकि टाइटल ट्रांसफर क्लियर हो। सी कर रहा है कि ओशियन इंपोर्ट लिमिटेड, राइट, इससे बोले कि माल आ जाए तो तुरंत सेल करो और पैसा अकाउंट में डिपॉजिट करो। कि क्या बोले कि माल आ जाए तो तुरंत बेचो और पैसा अकाउंट में डिपॉजिट करो। और डी कर रहा है कि सिर्फ एक कॉपी एक्सेप्ट करो, बाकी कॉपी को इग्नोर करो, डॉक्यूमेंटेशन सिंपल हो जाए। बताइए दोस्तों, क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको?
ए बी सी या डी, आपके हिसाब से करेक्ट प्रिकॉशन देखिए, ये चारों ऑप्शन प्रिकॉशन दिए गए हैं, तो कौन सा प्रिकॉशन सबसे बेस्ट होगा बिल ऑफ लेडिंग को एक्सेप्ट करते वक्त? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए दोस्तों, ए बी सी या डी। तो दोस्तों मैं आपको इसका सिंपल सा मतलब समझाता हूं, क्या इसका मीनिंग है, जरा सोचिए कि पहला क्या कर रहा है, फिजिकली इंस्पेक्ट। देखिए सबसे पहली बात याद रखिएगा, बैंक गुड्स को इंस्पेक्ट कभी नहीं करेगी, बैंक हमेशा डॉक्यूमेंट में डील करती है, फिजिकल इंस्पेक्शन बैंक का काम नहीं है, समझे? बैंक का काम तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। अच्छा, बी को देखते हैं। देखिए बी में कह रहा है कि बैंक को इंश्योर करना चाहिए कि बिल ऑफ लेडिंग में बैंक का नाम कंसाइनी के रूप में हो। हाँ, ये बिल्कुल सही है, बैंक को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो बिल ऑफ लेडिंग में जो नाम है ना बैंक का, वो कैसा हो, कंसाइनी के रूप में हो। क्यों? देखिए कंसाइनी का मतलब समझते हैं आप, यू नो द मीनिंग ऑफ कंसाइनी, लेट मी एक्सप्लेन। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। कंसाइनी कौन हो, बैंक हो। क्यों कंसाइनी बैंक हो? क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए कि ये जो हमारा ओशियनिक इंपोर्ट है, ये जो कंपनी है जो इंपोर्ट कर रही है, राइट, ओशियनिक इंपोर्ट, या किसी और ने ट्रांसफर करने की कोशिश की, राइट, इंपोर्ट या किसी और ने ट्रांसफर करने की कोशिश की, तो बैंक का लीगल क्लेम क्लियर हो जाएगा और कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे मान लीजिए कि माल एक गिफ्ट के रूप में आ रहा है, समझे, एक एक गिफ्ट के रूप में माल आ रहा है किसके पास, मिस्टर अग्रवाल को, और गिफ्ट पे लिखा है कि मिस्टर अग्रवाल को दो, गिफ्ट पे लिखा हुआ है गिव इट टू मिस्टर अग्रवाल, समझे, और आप है मिस्टर अग्रवाल, तो आपको मिलेगा वो चीज, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सुनिए ध्यान से, कोई सवाल कंसेप्ट को समझिए। मान लीजिए कोई गिफ्ट आ रहा है और गिफ्ट पे ये लिखा हुआ है कि मिस्टर अग्रवाल को ये गिफ्ट दे दो, और आप है मिस्टर अग्रवाल, तो आपको ये गिफ्ट मिलेगा ना जी। अच्छा, लेकिन मान लीजिए कि अगर गिफ्ट पे ऐसा लिखा हो कि कोई भी ले सकता है, मान लीजिए गिफ्ट पे लिखा है कोई भी ले सकता है, तो आपको मिलना मुश्किल है वहां पे, जिसके पास हाथ में जाएगा वो ले सकता है, समझे? देखिए जरा ऑप्शन ए में क्या कर रहा है, प्रिकॉशन की बात हो रही है, ऑप्शन ए में कह रहा है कि फिजिकल इंस्पेक्शन की बात हो रही है। दोस्तों फिजिकल इंस्पेक्शन का सजेशन प्रैक्टिकल नहीं है, ये कभी नहीं फॉलो होता है। सी की बात कर लें तो सी कह रहा है कि ओशियनिक इंपोर्ट लिमिटेड जो है इलेक्ट्रॉनिक इमीडिएटली बेचे, ठीक है। देखिए ये जो है बिजनेस डिसीजन है, सिक्योरिटी प्रिकॉशन नहीं है। डी की बात कर लें तो ये कह रहा है कि एक्सेप्टिंग जस्ट वन कॉपी, ये यही गलत है, वन कॉपी नहीं, बैंक को सब के सब कॉपी लेना पड़ेगा ताकि कैरियर कंफ्यूजन ना हो और माल किसी और को डिलीवर ना हो जाए। केवल एक कॉपी से नहीं काम बनेगा, जितने भी कॉपी है बिल ऑफ लेडिंग के सब बैंक को लेने पड़ेंगे। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समझे? सिंपल सा बात है कि इसका मतलब यही हुआ कि बैंक को अपने आप अपना नाम जो है कंसाइनी के रूप में इंटर करवाना होगा। अभी मैंने एग्जांपल बताया ना कि जैसे मान लीजिए लिखा है कि गिफ्ट जो है मिस्टर अग्रवाल को दो, तो मिस्टर अग्रवाल को ही मिलेगा। उसी प्रकार यदि लिखते गिफ्ट किसी को भी दे दो तो कोई भी लेके चला जाएगा। इसी तरह से बैंक को ना बिल ऑफ लेडिंग पे अपना नाम कंसाइनी के रूप में लिखाना होगा, समझे बात को? अगर मान लीजिए आपसे एक सवाल पूछते हैं, प्लीज इसका जवाब दीजिएगा। आज आपसे एक सवाल पूछते हैं, अगर आप बैंक के सिक्योरिटी ऑफिसर होते तो आप कौन सा एक्स्ट्रा स्टेप ऐड करते रिस्क और भी कम हो जाए? मतलब रिस्क को कम करने के लिए कौन सा एक्स्ट्रा स्टेप ऐड करते? ऑप्शन ए, आप सेलर के पेमेंट हिस्ट्री को देखते। बताइए दोस्तों, प्लीज टाइप कीजिए, सारा क्वेश्चन आपके मैकमिलन बुक से लिया गया है। क्या सेलर का पेमेंट हिस्ट्री देखेंगे, या आप शिपमेंट डिटेल को कैरियर से वेरीफाई करेंगे? शिपमेंट डिटेल को कैरियर से वेरीफाई करेंगे, या आप दोनों करेंगे, या आप कोई नहीं करेंगे? बताइए, आप बैंक के सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, समझे, और तो कौन सा एक्स्ट्रा स्टेप आप ऐड करेंगे ताकि रिस्क और भी कम हो जाए? पहला ऑप्शन कर रहा है कि सेलर का पेमेंट हिस्ट्री देखेंगे, दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि शिपमेंट के डिटेल को और कैरियर के डिटेल को वेरीफाई करेंगे, तीसरा ऑप्शन कर रहा है दोनों करेंगे, चौथा ऑप्शन कर रहा है कुछ नहीं करेंगे। बताइए दोस्तों, ए बी सी या डी? सोचिए, यह सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, यह बैंक का पैसा है और लोन सेफ्टी के लिए बहुत क्रिटिकल है, राइट? तो दोस्तों ऐसे समझिए, अभी जो मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किया, उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं एक तरीके से। प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। देखिए हम लोग अभी बात किए बिल ऑफ लेडिंग का, तो याद रखिएगा दोस्तों, बिल ऑफ लेडिंग में जो बैंक होता है ना, बिल ऑफ लेडिंग में जो बैंक होता है वो एक कंसाइनी की तरह होता है। क्या होता है? कंसाइनी की तरह। इससे क्या होता है कि जो लीगल टाइटल है वो क्लियर रहता है, समझे? इससे क्या होता है कि रिस्क कम हो जाता है। याद रखिएगा, बिल ऑफ लेडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है कि जो बैंक है वो कंसाइनी की तरह काम करता है। यही कंसेप्ट समझाने के लिए मैं ये क्वेश्चन लिया था, बस कहानी के फॉर्म में दिया है और कुछ नहीं है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं। तैयार है अगले सवाल के लिए? बताइए, प्लीज टेल मी। अभी तक हमने पहला क्वेश्चन देखा था वेयर हाउस रिसीट का, दूसरा क्वेश्चन देखा है अभी हमने बिल ऑफ लेडिंग का। बोलिए अगले सवाल के लिए तैयार है तो रेडी वर्ड टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? प्लीज लेट मी नो, राइट? तो अगला क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आइए डिस्कस करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पर्सनल लोन के कोलेट्रल के इंटरेस्टिंग ऑप्शन के बारे में। और यहाँ पे हमारा केंद्र बिंदु है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ पे देखिए लिखा है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो मान लीजिए कि मिस्टर कपूर ने, मिस्टर कपूर है, एक मिनट जस्ट वेट, यहाँ पे देखिए मिस्टर कपूर है, ठीक है। मान लीजिए कि मिस्टर कपूर ने सिक्योर ट्रस्ट बैंक, यहाँ पे नाम लिखा है इन्होंने सिक्योर ट्रस्ट बैंक। तो मिस्टर कपूर ने सिक्योर ट्रस्ट बैंक में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया। किस के लिए अप्लाई किया? पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया, राइट। और अपनी 10 साल पुरानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को कोलेटरल के रूप में ऑफर किया। इन्होंने अपनी 10 साल पुरानी जो इनकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी ना, उसको इन्होंने कोलेटरल के रूप में ऑफर किया। दो चीज समझिए यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, राइट। प्लीज लिसन टू क्वेश्चन। मिस्टर कपूर ने सिक्योर ट्रस्ट बैंक में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया और कोलेटरल के रूप में ये क्या दे रहे हैं? कोलेटरल के रूप में अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहे हैं जो कि 10 साल पुरानी है। अब हमारे बैंक ऑफिसर है मिसेस अय्यर, राइट। वो ये एसेस कर रही हैं कि ये सिक्योरिटी कैसे सेफ है और एडवांटेजियस है, राइट। सो सी इज लिस्टिंग द एडवांटेज ऑफ एक्सेप्टिंग द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आपके सामने क्या कर रहा है कि क्या आपको लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को कोलेटरल के रूप में एक्सेप्ट करना इजी और रिस्क फ्री है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। मेरा सवाल है, क्या आपको लगता है कि एलआईसी पॉलिसी को कोलेटरल के रूप में रिसीव करना आसान है और रिस्क फ्री है? प्लीज जवाब दीजिए हाँ या ना। सिंपल सा सवाल है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ये कह रहा है कि बैंक पॉलिसी को तुरंत फुल फेस वैल्यू में सरेंडर कर देगा। क्या लिखा है कि बैंक कैन इजीली सरेंडर द पॉलिसी फॉर इट फुल फेस वैल्यू। ठीक है, कह रहा है कि बैंक जो है आसानी से तुरंत फुल फेस वैल्यू में सरेंडर कर सकता है, चाहे प्रीमियम हिस्ट्री का क्या हो, राइट। ये ध्यान रखना है, ये कर रहा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी की बात कर लें तो ऑप्शन बी कर रहा है कि बैंक कॉन्फिडेंट हो सकता है कि क्लेम रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वर्ड है क्लेम रिलीज हो जाएगा। बैंक कॉन्फिडेंट है कि क्लेम रिलीज हो जाएगा क्योंकि इंश्योरर का फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रांग है और इंडस्ट्री हाईली रेगुलेटेड है। सी कह रहा है कि पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू हमेशा लोन से ज्यादा होता है, तो रिस्क तो खत्म हो गया ना। और डी कह रहा है असाइनमेंट प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है जो बोरोवर को चैलेंज करने से रोकता है। क्या लगता है दोस्तों, सबसे की एडवांटेज क्या? हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, की एडवांटेज क्या है, समझे? बताइए दोस्तों, विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट, ए बी सी या डी? चलिए मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों सोचिए कि आप अपने दोस्त को पैसा दे रहे हैं और उसने कोई अननोन कंपनी का चेक दिया। बोलिए, सोचिए इसको, मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूं। ये आप है, समझे, ये आप है और ये आपका दोस्त है। आपने इसको क्या दिया? आपने अपने दोस्त को पैसा दिया, ठीक है, पैसा लेंड कर रहे हैं। और वो उसने क्या किया? आपको चेक दिया। और ये जो चेक दिया नहीं उसने, वो किसी अननोन कंपनी का है, समझे? तो यहां पर रिस्क ज्यादा है कि नहीं है? बोलिए, रिस्क तो ज्यादा है ना। लेकिन अगर चेक मान लीजिए एक ट्रस्टेड कंपनी का हो, चेक मान लीजिए एक ट्रस्टेड रेगुलेटेड बैंक का हो, समझे, तो कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा ना। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी वही लॉजिक अप्लाई होता है। अब जरा ऑप्शन को जरा देख लीजिए, समझे। ऑप्शन ए कह रहा है कि बैंक कैन इजीली सरेंडर द पॉलिसी फॉर इट फुल फेस वैल्यू। ये कह रहा है कि फेस वैल्यू पे सरेंडर होता है, साफ गलत है। कभी भी पॉलिसी का सरेंडर फेस वैल्यू पे नहीं होता, इट इज नेवर ऑन द फेस वैल्यू, राइट। क्योंकि सरेंडर वैल्यू पॉलिसी टर्म्स और ड्यूरेशन पे डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, हाँ ये सही है। द बैंक कैन बी कॉन्फिडेंट दैट क्लेम विल बी रियलाइज विदाउट डिफिकल्टी प्रोवाइडेड द पॉलिसी एंड क्लेम आर इन ऑर्डर। तो ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको बैंक पर्सनल लोन के कोलेटरल के रूप में ले सकती है, राइट, कोलेटरल के रूप में ले सकती है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो कोलेटरल है, राइट, वो ऑर्डर में होना चाहिए, पॉलिसी ऑर्डर में होना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि सरेंडर वैल्यू हमेशा लोन से ज्यादा नहीं होता। यह कह रहा है कि सरेंडर वैल्यू इज ऑलवेज हायर देन द लोन अमाउंट। ये भी गलत है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सरेंडर वैल्यू जो है लोन अमाउंट से ज्यादा होगा। स्पेशली अर्ली ईयर में यह तरह का रिस्क फैक्टर, इट इज काइंड ऑफ रिस्क फैक्टर। और ऑप्शन डी की बात कर लें तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली जो असाइनमेंट प्रोसेस होता है ना दोस्तों, हमारा बहुत ही सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही सिंपल है, जिससे बैंक के लिए कन्वीनियंस है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप बैंक ऑफिसर हैं, राइट, और और एक 5 साल पुरानी पॉलिसी एक्सेप्ट करने का ऑप्शन है। मान लीजिए कि आप एक बैंक ऑफिसर हैं और आपको 5 साल 5 ईयर पुरानी एक पॉलिसी है, एलआईसी पॉलिसी है, इसको एक्सेप्ट करने का ऑप्शन हो, तो सबसे कौन सा फैक्टर सबसे पहले चेक करेंगे? मैं कुछ फैक्टर का नाम लिख रहा हूं। पहला, पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू। बोलिए कौन सा फैक्टर पहले देखिएगा? पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू देखिएगा सबसे पहले। ऑप्शन बी मान लीजिए हम कर रहे हैं कि इंश्योरर का फाइनेंशियल हेल्थ देखेंगे,
जैसा इसको टाइप कीजिएगा दोस्तों, मैं चेक कर रहा हूं कि आपने समझा कि नहीं समझा। ठीक है, ऑप्शन सी हम कर रहे हैं कि प्रीमियम पेमेंट हिस्ट्री देखेंगे, प्रीमियम पेमेंट हिस्ट्री देखेंगे, और ऑप्शन डी कर रहा है ऑल ऑफ द एबव। चलो बताइए, तो आप मान लीजिए बैंक ऑफिसर हैं और एक 5 साल पुरानी पॉलिसी एक्सेप्ट करने का ऑप्शन हो, तो कौन सा फैक्टर सबसे पहले देखेंगे? ए, पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू, बी, इंश्योरर का फाइनेंशियल हेल्थ, सी, प्रीमियम पेमेंट हिस्ट्री, डी, ऑल ऑफ द एबव। जल्दी टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, ए, बी, सी या डी। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोन सेफ्टी और रिकवरेबिलिटी पे डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। इसका सही जवाब है दोस्तों, आप इंश्योरर के फाइनेंशियल हेल्थ को देखेंगे। वो चेक वाला एग्जांपल याद है कि नहीं याद है? आपने अपने दोस्त को कुछ पैसा दिया, बदले में उसने एक चेक दिया, लेकिन जो चेक उसने दिया वो किसी अननोन कंपनी का था। लेकिन वहीं पे वो चेक यदि किसी ट्रस्टेड बैंक का दिया होता तो कोई रिस्क ही नहीं होता। समझ में आ रहा है बात? हमसे क्या पूछा जा रहा है, रिस्क कैसे कम करें? तो रिस्क कम करने का एक ही तरीका है कि जो भी आप चेक सिक्योरिटी वैल्यू सिक्योरिटी दे रहे हैं वो किसी इंश्योरर का हो। तो बी नंबर हमारा बिल्कुल सही है। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए। अब देखिए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लोन कोलेटरल के रूप में एक्सेप्ट करने के रिस्क के बारे में। अब देखिए मान लीजिए, ठीक है, यहां पे इन्होंने कहा है, मान लीजिए कि जो हमारे मिसेस अय्यर है, राइट, बेसिकली इन्होंने मिस्टर कपूर की 10 साल पुरानी पॉलिसी को एसेस किया। इन्होंने क्या किया, मिसेस अय्यर ने क्या किया कि जो हमारे मिस्टर कपूर है ना, इनकी 10 साल पुरानी पॉलिसी को एसेस किया। ठीक है, तो पॉलिसी के एडवांटेज का डिस्कशन हमने पहले किया है। अब देखते हैं कि सबसे सीवियर रिस्क क्या हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो वुड पोज द मोस्ट सीवियर थ्रेट टू द बैंक सिक्योरिटी। अब मैं आपको कुछ सिनेरियो बताता हूं, आपको बताना है कि सबसे ज्यादा थ्रेट किस केस में होगा। चलिए, तो सिनेरियो को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कर रहा है कि मिस्टर कपूर अगला प्रीमियम नहीं पे कर पाए, कि फेल्स टू पे द नेक्स्ट प्रीमियम इंस्टॉलमेंट ड्यू, और पॉलिसी लैप्स हो जाए। बोलिए ये थ्रेट है कि नहीं थ्रेट? सबसे ज्यादा थ्रेट बताना है। बी कर रहा है पता चले कि मिस्टर कपूर के पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट ही नहीं है, नो, डिड नॉट हैव एनी इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ठीक है, पॉलिसी लेते वक्त। सी कर रहा है कि मार्केट में इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू टेम्पोरली गिर जाए, द मार्केट वैल्यू ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस टेम्पोरली। और डी कर रहा है कि मिस्टर कपूर लोन का पर्पस चेंज करें और गलत यूज करें। बताइए दोस्तों, सबसे बड़ा थ्रेट कौन सा है बैंक के सिक्योरिटी का, जिससे पॉलिसी आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा? जल्दी बताइए, सबसे बड़ा और कैटास्ट्रोफिक थ्रेट इनमें से कौन सा होगा? तो देखिए दोस्तों, इसको मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। बेसिकली यदि हम बात करें कि सबसे पहले इसमें देखिए ऑप्शन ए को देखें। ऑप्शन ए क्या कर रहा है कि पॉलिसी लैप्स हो जाए। ठीक है ना, कॉजिंग द पॉलिसी, मतलब उन्होंने इन्होंने प्रीमियम पे नहीं किया तो पॉलिसी लैप्स हो गया। अगर पॉलिसी लैप्स हो जाता है ना, तो वो रिवाइव की जा सकती है। मान लीजिए कि आपका कोई पॉलिसी है, कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो लैप्स हो गया। लैप्स क्यों हो गया? कि आपने इंस्टॉलमेंट ड्यू, वो मान लीजिए लैप्स हो जाए, तो इसको आप रिवाइव कर सकते हैं। देयर इज एन ऑप्शन टू रिवाइव, राइट। तो आप रिवाइव कर सकते हैं, और क्लेम का ऑप्शन भी हो सकता है। समझे, क्लेम का भी ऑप्शन हो सकता है। तो ये तो गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी की बात कर ले, तो ऑप्शन बी कर रहा है कि मिस्टर कपूर जो पॉलिसी होल्डर थे, इनके पास कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। देखिए पॉलिसी कभी वैलिड ही नहीं थी, या बैंक के लिए तो नाइटमेयर सिनेरियो है ना। ठीक है, तो ऑप्शन बी में देखिए लिखा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि अगर पॉलिसी लिए वक्त प्रपोजर के पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट ही नहीं था, जब मिस्टर कपूर ने हाँ, यहाँ पे बात हो रही है कपूर और अय्यर की, दो दो हमारे सिचुएशन है, कपूर और अय्यर। कपूर ने पर्सनल लोन दिया, राइट, अय्यर जो है बैंक के क्रेडिट ऑफिसर है, राइट। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्यों सही है? क्योंकि दोस्तों अगर पॉलिसी लेते वक्त प्रपोजर के पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट था ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा ना। वॉइड एब इनिशियो होता है, क्या होता है? वॉइड एब इनिशियो नहीं रहा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, समझे। यदि नहीं होगा तो पॉलिसी जो है हमारा शुरू से ही वैलिड नहीं होगा। समझे बात को इसको? ठीक है, इसका मतलब बैंक के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं बचे रहेगी, मतलब पूरा का पूरा रिस्क होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ऑप्शन सी की बात कर ले, कर रहा है कि मार्केट रिस्क। देखिए ये तो चीज है ना, ये कर रहा है कि मार्केट वैल्यू जो है घट गया है, तो यहाँ पे कौन सा रिस्क है जी? यहाँ पे जो रिस्क है उसका नाम है मार्केट रिस्क, समझे। लेकिन इंश्योरर फाइनेंशियली साउंड है ना, और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को हैंडल कर सकता है, तो ये भी नहीं रिस्क है। और डी कर रहा है कि मिस्टर कपूर यूजेस द लोन फॉर अ पर्पस अदर देन व्हाट ही स्टार्टेड ऑन एप्लीकेशन। तो मतलब लोन मिसयूज का इशू है, लेकिन पॉलिसी का लीगल वैलिडिटी खत्म नहीं होता। सवाल यही कर रहा है ना कि सबसे ज्यादा कौन सा केस है जहां पे पॉलिसी का लीगल वैलिडिटी खत्म हो जाता है, समझे। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एक सवाल पूछते हैं, जरा जवाब दीजिएगा दोस्तों। आपके लिए एक सवाल है, आप बैंक ऑफिसर हैं और पॉलिसी में
ध्यान से सुनिएगा, आप बैंक ऑफिसर हैं और पॉलिसी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट का आपको डाउट मिल जाता है। आप डाउट में इंश्योरेबल इंटरेस्ट का आप क्या मिल जाता है, डाउट मिल जाता है, तो आप क्या करते? आपको मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूं। आप पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेते और रिस्क को नोट कर देते, पहला ऑप्शन। ऑप्शन बी करा है कि पॉलिसी को रिजेक्ट कर देते। ऑप्शन सी करा है पॉलिसी को एक्सेप्ट करते और एडिशनल कोलेटरल मांगते। और ऑप्शन नंबर डी करा है कि बोरोवर से क्लैरिफिकेशन लेते। बोरोवर से क्या लेते? क्लैरिफिकेशन लेते और लीगल वेरीफाई करते। बोलिए दोस्तों, क्या कीजिएगा? आप बैंक ऑफिसर हैं और पॉलिसी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट का डाउट मिला, तो क्या कीजिएगा? पॉलिसी एक्सेप्ट कीजिएगा, रिस्क को नोट कर लीजिएगा, पॉलिसी को रिजेक्ट कर लीजिएगा, पॉलिसी को एक्सेप्ट कीजिएगा, एडिशनल कोलेटरल मांगते और बोरोवर से क्लैरिफिकेशन लेते और लीगल वेरीफाई करते हैं। यह सिचुएशन बैंक के लिए ना हाई रिस्क सिनेरियो है, तो एक्शन का प्लान होना बहुत जरूरी है दोस्तों, समझे? एक्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं करना है, समझे? ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि इंश्योरेबल इंटरेस्ट बहुत बड़ा चीज होता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आप इसको समझ सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम लोग अभी असाइनमेंट की बात कर रहे थे, वी टॉकिंग अबाउट द असाइनमेंट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हम डिस्कस करेंगे लोन अगेंस्ट शेयर। देखिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे लोन अगेंस्ट शेयर। शेयर के अगेंस्ट जो लोन मिलता है, इसके लिए क्या क्या नियम कानून है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द शेयर, फॉर द लोन गिवन अगेंस्ट द शेयर, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बेसिकली मिस्टर राजेश मेहता, राइट, मिस्टर राजेश मेहता हैं, इन्होंने कैपिटल बैंक से 1.5 करोड़ का लोन लिया, ठीक है, और डिमेटेरियलाइज शेयर, इन्होंने डिमेटेरियलाइज शेयर दिया अल्फा टेक्नोलॉजी लिमिटेड का सिक्योरिटी के रूप में, कोलेटरल के रूप में ऑफर किया। तो इन्होंने कैपिटल बैंक से 1.5 करोड़ का लोन लिया और इनके पास जो अल्फा टेक्नोलॉजी लिमिटेड का डिमेटेरियलाइज शेयर था उसको इन्होंने सिक्योरिटी के रूप में दिया। अब है मिसेस अंजलि वर्मा। मिसेस अंजलि वर्मा बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर है। ये क्या कर रही है? ये कौन है? बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर है और गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए प्रोसेस कर रही है। तो दोस्तों अगर आप बैंक ऑफिसर होते, आपको सबसे पहले क्या रिस्क देखना चाहिए लोन अप्रूव करते वक्त? चैट में टाइप बोलिए, रिस्क देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, बताइए। बिल्कुल देखना चाहिए रिस्क आपको। तो सिनेरियो कर रहा है कि मिसेस वर्मा जो है कॉशियस है। क्यों कॉशियस है? क्योंकि लोन जो है शेयर के अगेंस्ट है। सवाल है कि गाइडलाइन के अनुसार सबसे प्राइमरी कंसर्न बैंक, कौन सा सबसे प्राइमरी कंसर्न इस सिनेरियो में? ऑप्शन ए कर रहा है कि शेयर को तुरंत बैंक के नाम में ट्रांसफर करना, चाहे शेयर डीमैट में ही क्यों ना हो, है ना, लिखा है ना, इंश्योरिंग दैट द शेयर आर ट्रांसफर्ड टू द बैंक अकाउंट। मतलब सबसे बड़ा कंसर्न कौन सा है ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि शेयर को तुरंत बैंक के नाम में ट्रांसफर करना, चाहे शेयर डीमैट में हो। बी कर रहा है इंश्योर करना कि लोन का यूज बोरोवर को कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लेने, यहाँ पे देखिए कीवर्ड इन्होंने यूज किया है, हाँ, टू रिटेन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द अल्फा टेक्नोलॉजी और फॉर इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सी कह रहा है कि इस लोन को मिस्टर मेहता के दूसरे लोन के साथ कंबाइन करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज से। अब देखिए मिस्टर मेहता ने और भी लोन ले रखे हैं, तो कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए इसको उसके साथ मर्ज कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए। और डी कह रहा है कि शेयर को उनके फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट करना, मार्केट प्राइस की बजाय। दो प्राइस होता है, मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू। तो कह रहा है कि शेयर को उनके फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट कीजिए, ना कि मार्केट प्राइस। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या है दोस्तों? ए बी सी या डी, जल्दी बताइए, चैट बॉक्स में प्लीज टाइप करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न फॉर द बैंक? ए बी सी या डी, बताइए। शेयर के अगेंस्ट लोन दिया गया है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। पहले हम लोग ऑप्शन ए की बात कर लें। ऑप्शन ए में इन्होंने कहा है कि फिजिकल ट्रांसफर करना, है ना, लिखा है कि शेयर को आपको फिजिकली जो है बैंक के नाम में ट्रांसफर कर देना चाहिए। ये गलत है दोस्तों, फिजिकल ट्रांसफर की जरूरत है ही नहीं। डीमैट में दोस्तों प्लेज, दो बार याद रखिएगा, डीमैट में प्लेज करना, ब्लॉक करना, ये इनफ होता है, समझे? कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको ट्रांसफर करें। डीमैट में केवल आप प्लेज कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, दिस इज मोर देन इनफ। अच्छा, बी की बात कर लें। ऑप्शन बी की बात कर ले, ये कह रहा है कि प्रिवेंट द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन अल्फा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। बिल्कुल सही है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये क्या होता है कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या था, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। सुनिए दोस्तों, ऐसा है कि जब कोई बोरोवर, मान लीजिए कोई बोरोवर है, ठीक है, ये ब्लॉक ऑफ शेयर ऑफर करता है। ये क्या ऑफर कर रहा है? ब्लॉक ऑफ शेयर ऑफर कर रहा है। तो किसको ऑफर कर रहा है? बैंक को ऑफर कर रहा है। तो बैंक को ये इंश्योर करना पड़ता है कि लोन कंपनी के कंट्रोल, लोन जो है ना वो कंपनी के कंट्रोल या इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट के लिए मिसयूज ना हो। मतलब ये जो बोरोवर लोन ले रहा है ना बैंक से, उस लोन को
वो बोरोवर जो है कंपनी के कंट्रोल के लिए या इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट के लिए मिसयूज ना करे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके लिए एक वर्ड आप बुक में पढ़ेंगे, इसको कहा जाता है रेगुलेटरी रिस्क। समझे बात को, क्या कहा जाता है, रेगुलेटरी रिस्क, जो लार्ज शेयर होल्डिंग में होता है। यदि आपके पास ज्यादा शेयर होल्डिंग होगा ना तो आप इससे एक्सपोज रहेंगे। समझे, फिर से हम बता रहे हैं, बोरोवर, जब भी बोरोवर ब्लॉक ऑफ शेयर बैंक को ऑफर करता है तो ये इंश्योर करना पड़ता है बैंक को कि यह लोन कंपनी के कंट्रोल या इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट के लिए मिसयूज ना हो। समझे, यही होता है रेगुलेटरी रिस्क। और हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। सी की बात कर लें तो सी कह रहा है कि कंबाइन कीजिए दूसरे लोन के साथ, ठीक है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई कर सके। देखिए दोस्तों, गाइडलाइन यह कहती है कि लोन को आप सेपरेट रखिए, लोन को कंबाइन मत कीजिए। गाइडलाइन कहती है कि लोन को सेपरेट रखिए, एडमिनिस्ट्रेशन सिंप्लीफाई करना अलाउड नहीं है। और डी कह रहा है एक्सेप्टिंग द शेयर एट देयर फेस वैल्यू। देखिए, शेयर हमेशा मार्केट प्राइस पे ही किया जाता है, फेस वैल्यू पे नहीं किया जाता। समझे, ये गलत होगा। समझे बात को। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक सवाल आपसे हम पूछते हैं, जरा जवाब दीजिएगा इसका। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया उससे रिलेटेड एक सवाल है। मान लीजिए कि आप बैंक ऑफिसर हैं और मिस्टर मेहता का लोन रिक्वेस्ट जो है लार्ज ब्लॉक शेयर से आता है। आप बैंक ऑफिसर हैं और मिस्टर मेहता आपके पास आते हैं, बोलते हैं कि भैया ये हमसे शेयर ले लो, ठीक है, और मुझे लोन दे दो, और बहुत बड़ा शेयर है इनका। तो सबसे पहले आप अप्रूवल से पहले क्या करते हैं? पहला मैं ऑप्शन दे रहा हूं कि शेयर को इमीडिएटली ब्लॉक करते हैं डिपॉजिटरी। बोलिए, शेयर को ब्लॉक कर देते। ऑप्शन बी, वेरीफाई करते हैं कि लोन का यूज कंट्रोलिंग इंटरेस्ट या इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट में ना हो। वेरीफाई करते कि लोन का जो यूज है वो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट या इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट में ना हो। और सी है कि दोनों को फॉलो करते, दोनों स्टेप करते, शेयर को ब्लॉक भी करते, वेरीफाई भी करते। तो दोस्तों, सबसे पहला मतलब कि आपको सबसे पहले रिस्क को मिटिगेट करना है। क्या करना है आपको? रिस्क को कम करना है। और रिस्क कम होगा वेरिफिकेशन से, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वेरिफिकेशन से रिस्क कम होगा। समझे बात को। तो दोस्तों, याद रखिएगा, रिस्क मिटिगेशन सबसे पहला चीज होता है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज द रिस्क मिटिगेशन। और यहां पे आपको वही करना है, ठीक है। वो ये आपको चेक करना होगा कि वो कोई कंट्रोलिंग इंटरेस्ट तो नहीं रखे अल्फा अल्फा टेक्नोलॉजी लिमिटेड में या इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट में। समझे ना, जिस कंपनी का वो आपको शेयर दे रहे हैं कहीं उनका कोई कंट्रोलिंग इंटरेस्ट तो नहीं है उस शेयर में, ये आपको देखना है। यदि है तब तो फिर दिक्कत वाली बात है, ये बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा। समझे। अब देखिए, उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का हमारा सेकंड पार्ट है लोन अगेंस्ट शेयर का। हम बात करेंगे डिमेटरलाइज शेयर के अगेंस्ट लोन और कैसे बैंक अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट परफेक्ट करती है। तो याद कीजिए, मिस्टर राजेश मेहता के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे। मिस्टर राजेश मेहता ने कैपिटल बैंक से 1.5 करोड़ का लोन लिया। मिस्टर राजेश मेहता ने बैंक से 1.5 करोड़ का लोन लिया और डीमैट शेयर ऑफ अल्फा टेक्नोलॉजी प्लेज किया। मतलब अल्फा टेक्नोलॉजी लिमिटेड का जो डीमैट शेयर था उसको उन्होंने गिरवी के रूप में रखा, प्लेज किया। अब ये जो लोन है वो 10 लाख से ज्यादा है ना जी, 1.5 करोड़ का लोन है, 10 लाख से ज्यादा का लोन है। तो बैंक के लिए कुछ स्टेप्स हैं। सवाल ये कर रहा है कि कौन सा एक्शन मैंडेटरी है कैपिटल बैंक के लिए, है ना। देखिए, जब भी कोई लोन 10 लाख से कुछ से ऊपर का होता है ना तो बैंक के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। सवाल यह कर रहा है कि कौन सा मैंडेटरी स्टेप है। पहला ऑप्शन कर रहा है कि क्या आप बेसिकली ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए कर रहा है कि बैंक मस्ट इमीडिएटली एक्सरसाइज इज वोटिंग राइट, तुरंत वोटिंग राइट एक्सरसाइज करेगा। यहां देखिए लिखा है मस्ट इमीडिएटली एक्सरसाइज वोटिंग राइट। बी कर रहा है कि पहले कहेगा बैंक कि शेयर को फिजिकल सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करो। मिस्टर मेहता जो है डिमेटलाइज शेयर को फिजिकल सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करें। सी कह रहा है कि बैंक शेयर को डिपॉजिटरी सिस्टम में प्लेज और ब्लॉक करेगा। यहां लिखा है ना कि डिपॉजिटरी सिस्टम फैसिलिटी टू हैव द शेयर प्लेज एंड ब्लॉक। और डी कह रहा है कि बैंक जो है बस लीगली प्रॉमिस लेते हैं कि बोरोवर शेयर बेचेंगे नहीं, बस लीगल बाइंडिंग प्रॉमिस ले लेगा कि बोरोवर जो है नहीं बेचेगा। बोलिए दोस्तों, क्या लगता है दोस्तों, क्या करना चाहिए बैंक को? बताइए। लोन का अमाउंट 10 लाख से ज्यादा है तो कैपिटल बैंक सबसे पहला स्टेप क्या करे ताकि अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को जो है परफेक्ट किए रखे? बोलिए, ए बी सी या डी, जल्दी बताइए दोस्तों। ये सब चीज आपको ना बुक पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। यदि आप ये बुक में भी बस एक लाइन में इन्होंने लिख दिया है, मैंने बुक से कहानी बनाया है आपके लिए ताकि आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, कहानी के रूप में समझिए। चलिए, तो दोस्तों इसका मैं आपको समझाता हूं। पहले ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए का रहा है वोटिंग राइट। देखिए दोस्तों, वोटिंग राइट एक्सरसाइज करना ऑप्शनल है, बैंक को तुरंत कंट्रोल लेने की जरूरत नहीं है। समझे, ये ऑप्शनल वर्ड है इसलिए ये नहीं सही होगा। यदि हम बी की बात कर लें तो बी कह रहा है कि डिमेटरलाइज को फिजिकल में कन्वर्ट कर दो। ये तो अननेसेसरी वाला स्टेप है, कोई काम का ही नहीं है।
डीमैट शेयर इलेक्ट्रॉनिकली प्लेस होते हैं, वॉल्ट में रखना नहीं पड़ता, तो काहे का हम डीमैट को फिजिकल में कन्वर्ट करें? ये तो साफे गलत है। अच्छा, सी की बात कर लें तो देखिए सी हमारा बिल्कुल सही है। देखिए डिपॉजिटरी सिस्टम का फैसिलिटी यूज करके ना शेयर प्लेज और ब्लॉक करना, समझे, यह स्टेप सबसे बड़ा मैंडेटरी स्टेप है, क्योंकि दोस्तों गाइडलाइन यह कहता है कि सिक्योरिटी प्लेज बाय द बोरोवर गेट ब्लॉक्ड इन फेवर ऑफ द लेंडिंग बैंक। ये देखिए वर्ड यहाँ पे मैं आपको वर्ड भी दिखा देता हूँ, बुक पे साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी प्लेज बाय द बोरोवर, राइट, सिक्योरिटी प्लेज बाय द बोरोवर गेट ब्लॉक्ड इन फेवर ऑफ द लेंडिंग बैंक। इससे बैंक का लीगल क्लेम स्टैब्लिश हो जाता है और बोरोवर बिना परमिशन के शेयर ट्रांसफर ही नहीं कर सकता। तो दो चीज करना है बैंक को, क्या करना है बैंक को कि शेयर को प्लेज करवा ले, डीमेट वाला ही करवा ले चलेगा, और ब्लॉक करवा ले अपने फेवर में, समझे। ये सबसे बड़ा चीज है जो कि बैंक को करना ही करना है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि द बैंक मस्ट ऑब्टेन अ लीगली बाइंडिंग प्रॉमिस। देखिए सिर्फ प्रॉमिस लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, फॉर्मल प्लेज और ब्लॉकिंग, बस दो वर्ड याद रखिएगा दोस्तों। यहां से हम दो चीज सीख रहे हैं। और एक और चीज आप नोटिस किए होंगे, यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड यूज किया है 10 लाख के ऊपर का लोन। तो देखिए दोस्तों, यदि लोन आपका 10 लाख के ऊपर का है, आप एक बैंक ऑफिसर है और बोरोवर का लोन जो है 10 लाख के ऊपर का है, वो डीमेट शेयर प्लेज करता है, तो सबसे पहला स्टेप क्या इंप्लीमेंट करेंगे जी, जरा बताइए। तो एक सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं, प्लीज जवाब दीजिएगा। आप बैंक अधिकारी हैं, ठीक है, और बोरोवर जो है वो आपसे 10 लाख से ज्यादा का लोन लिया है, और उस लोन के अगेंस्ट ना उसका जो डीमेट शेयर है उसको उसने प्लेज कर दिया। तो आप बताइए अधिकारी होते हुए सबसे पहला स्टेप क्या इंप्लीमेंट करेंगे? ऑप्शन ए, वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करेंगे। ऑप्शन बी, फिजिकल सर्टिफिकेट डिमांड करेंगे। देखिए ऐसा सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट रखिए। ऑप्शन सी, शेयर को ब्लॉक करेंगे। जल्दी टाइप कीजिए दोस्तों, अभी मैंने आपको समझाया है। और ऑप्शन डी, लीगल प्रॉमिस लेंगे बोरोवर से। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, प्लीज बात को सुन लीजिए। तो लीगल प्रॉमिस लेंगे कहां से? बोरोवर से। बोलिए दोस्तों क्या लगता है क्या करेंगे सबसे पहले? वोटिंग राइट लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं लेंगे जी। फिजिकल सर्टिफिकेट लेंगे? मत लीजिए, कोई मतलब नहीं है। हाँ, पहला काम कीजिए कि आप शेयर को ब्लॉक कर दीजिए। सबसे पहला स्टेप ये कीजिए कि शेयर को ब्लॉक कीजिए, समझे। और लीगल प्रॉमिस का भी कोई आवश्यकता नहीं। याद रखिएगा दोस्तों, डीमैट शेयर में प्लेज का फॉर्मल प्रोसेस है, बैंक का सिक्योरिटी इंटरेस्ट परफेक्ट करता है। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा बताइए? ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमने अभी देख लिया कि लोन अगेंस्ट शेयर का क्या नियम है, वो भी हमने देखा अभी। आइए अगला सवाल देखते हैं, मिस्टर शर्मा का ही है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये भी देखिए डीमैट से रिलेटेड ही सवाल है। क्या आपसे पूछा जा रहा है कि मिस्टर शर्मा जो है, बेसिकली मिस्टर शर्मा नाम के एक इन्वेस्टर, मिस्टर शर्मा नाम के एक इन्वेस्टर हैं, इन्होंने मेट्रो बैंक के पास लोन लेने आए। ठीक है, देखिए ये रहे मिस्टर शर्मा हमारे, और यहाँ रहा मेट्रो बैंक। मिस्टर शर्मा गए मेट्रो बैंक के पास और बोले कि मुझे 18 लाख का लोन चाहिए, ठीक है। अच्छा, उन्होंने सिक्योरिटी दी। सिक्योरिटी क्या दी? इन्होंने पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी शेयर का सिक्योरिटी दी, ठीक है। सिक्योरिटी दी क्या? शेयर की पोर्टफोलियो की सिक्योरिटी दी, जो कि जिसका मार्केट वैल्यू था 25 लाख। 25 लाख का मार्केट वैल्यू था, और वो किस फॉर्मेट में था? डीमेट फॉर्म में था, डीमेटलाइज फॉर्मेट में था। मिस्टर शर्मा ने बोला कि लोन पर्सनल नीड के लिए चाहिए। लोन किसके लिए चाहिए? पर्सनल नीड के लिए चाहिए। बैंक वेरीफाई करता है और पता चलता है कि शर्मा जी ने एक और बैंक से 5 लाख का लोन ऑलरेडी ले रखा है, समझे। बैंक ने क्या देखा कि अरे मिस्टर शर्मा तो पहले ही 5 लाख का लोन ले चुके हैं दूसरे बैंक से, है ना, और वही शेयर के अगेंस्ट लोन लिए हुए हैं। लोन लिए है ना, खास बात यह है कि वही शेयर के अगेंस्ट लिए हैं, जो शेयर अभी ऑफर कर रहे हैं उसी शेयर के अगेंस्ट लोन लिए हुए हैं। चलिए ये तो सिनेरियो हो गया। अब सवाल यह है कि आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से मेट्रो बैंक के लिए सबसे बड़ा रेगुलेटरी कंसर्न क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इमीडिएट रेगुलेटरी कंसर्न फॉर मेट्रो बैंक आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से? आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि लोन का पर्पस पर्सनल नीड लिखा है या बेग है, जिसको डिसअलाउ कर देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पर्सनल नीड लिखा है तो ये बेग है, इसको डिसअलाउ कर दो। बी कह रहा है, क्या लगता है दोस्तों आपको, पर्सनल नीड रीजन एक्सेप्टेबल है क्या, या आरबीआई को डिटेल चाहिए होती है? बोलिए, पर्सनल नीड एक्सेप्टेबल है या नहीं है, जल्दी बताइए। क्या पर्सनल नीड एक्सेप्टेबल है या नहीं एक्सेप्टेबल है? अच्छा, दूसरा ऑप्शन नंबर बी कर रहा है कि जो टोटल एक्सपोजर है, ठीक है, जो कितना हो रहा है जी, देखिए ना 18 लाख यहाँ का है, 18 लाख इनका डिमांड है। देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, 18 लाख का डिमांड यहाँ है और 5 लाख का डिमांड पहले से था, यानी 23 लाख नहीं हो गया? टोटल एक्सपोजर कितना हो गया? टोटल एक्सपोजर 23 लाख हो गया ना। तो टोटल एक्सपोजर 23 लाख है, जबकि आरबीआई ने लिमिट कितना रखा है? 20 लाख का लिमिट रखा है।
ठीक है, तो कह रहा है कि टोटल एक्सपोजर जो है 23 लाख का है, जो कि 20 को एक्सीड कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है बैंक के लिए। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि बैंक को 50% मार्जिन रखना चाहिए क्योंकि हाई वैल्यू शेयर है। और डी कह रहा है कि यह केस कॉल्यूजिव एक्शन का हो सकता है। क्या ये केस कॉल्यूजिव एक्शन हो सकता है क्या? मतलब कॉल्यूजिव एक्शन का मतलब क्या हुआ कि हमारे जो स्टॉक ब्रोकर हैं, इसका रिलेटिव लोन ले रहा है एक ही कंपनी के शेयर के अगेंस्ट। चलिए बताइए दोस्तों, क्या लगता है दोस्तों आपको, ए बी सी या डी? क्या आपको लगता है कि पर्सनल नीड रीजन एक्सेप्टेबल है या आरबीआई को डिटेल चाहिए होती है? आपके हिसाब से आरबीआई लिमिट कितना है डीमैट शेयर के लोन के लिए? 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख? जल्दी बताइए दोस्तों, बताइए आरबीआई का लिमिट कितना है डीमैट शेयर के लोन के लिए? 10 लाख का लोन लिमिट है कि 25 लाख का लिमिट है? प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स। मतलब कोई मान लीजिए कि आप जा रहे हैं बैंक में, अपना शेयर गिरवी रख के लोन लेने के लिए जा रहे हैं, तो आरबीआई ने कोई लिमिट दी है कि नहीं दी है? यदि दी है तो कितना दी है? 10 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का? और तीसरा सवाल यह है मेरा कि क्या डीमैट शेयर के लिए भी 50% मार्जिन होता है? जो ऑप्शन सी पढ़िए ना, क्या लिखा है इन्होंने कि 50% मार्जिन है। क्या डीमैट शेयर के लिए मार्जिन होता है क्या, या कुछ और परसेंटेज है? क्या आपको लगता है कि सस्पिशियस लग रहा है? चलिए मैं आपको समझाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसको। मैं आपको हर एक केस क्लियर कर दूंगा, जो भी चीज है सब क्लियर कर दूंगा। ध्यान से बात को सुनिएगा। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि आरबीआई ने क्लियरली बोला है कि अगर कोई इंडिविजुअल लोन लेता है, इंडिविजुअल वाला केस यदि है, इंडिविजुअल क्या ले रहा है? लोन ले रहा है, समझे? किसके अगेंस्ट? शेयर के अगेंस्ट। मान लीजिए आरबीआई ने बोला है कि अगर कोई इंडिविजुअल लोन लेता है शेयर के अगेंस्ट, और वो शेयर किस फॉर्मेट में है? यह शेयर है डीमैट फॉर्मेट में, समझे? तो उस पर जो मैक्सिमम लिमिट है ना, वो कितना का है? वो लिमिट है 20 लाख का, समझे? साफ साफ बोला है। यानी एक व्यक्ति का जो टोटल एक्सपोजर होगा, चाहे एक बैंक से हो या मल्टीपल बैंक से हो, नो मैटर व्हाट, वेदर वन बैंक और मल्टीपल बैंक, नो मैटर व्हाट, जो एक व्यक्ति का जो एक्सपोजर होगा वो सब मिलाकर 20 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जरा शर्मा जी का केस देखिए, तो शर्मा जी का केस देखिए, टोटल एक्सपोजर कितना है जी इनका? एक तो इन्होंने 18 लाख का लोन मांगा, प्लस इनका 5 लाख का पहले से लोन है, तो 18 + 5 यदि आप जोड़ देंगे तो 23 लाख हो रहा है ना, समझे? तो ये 23 लाख हो रहा है, एग्जैक्टली ये 23 लाख है। तो दोस्तों 20 लाख की जो लिमिट है वो क्रॉस हो रही है ना। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि जो आरबीआई का जो गाइडलाइन कहता है कि 20 लाख का लिमिट नहीं क्रॉस होना चाहिए, वो तो क्रॉस हो रहा है यहाँ पे, राइट? 20 लाख लिमिट इज गेटिंग क्रॉस्ड, राइट? तो मतलब आरबीआई का गाइडलाइन वॉलिड हो गया। तो ऑप्शन ए को आप जरा देखिए, ऑप्शन ए को जरा देखिए, ऑप्शन ए क्या था हमारा? ऑप्शन ए कह रहा है कि पर्पज ऑफ द लोन इज फॉर पर्सनल नीड। देखिए ऑप्शन ए गलत है। पर्सनल नीड तो आरबीआई ने अलाउ किया हुआ है, जैसे मैरिज हो गया, ट्रैवल हो गया, कोई भी जनरल पर्पज, ऐसा 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 नहीं है। ऑप्शन ए गलत है, ठीक है? आपसे पूछा गया कंसर्न कौन सा है, राइट? तो पर्सनल नीड के लिए ले सकता है लोन, कोई दिक्कत नहीं है। बी, अच्छा बी हमारा सही है। यहाँ पे सी का देख लें, सी का रहा है कि मार्जिन 50% होना चाहिए। देखिए गलत है, मार्जिन जो होता है 25% होता है। कितना होता है मार्जिन? मार्जिन होता है 25%, 50% नहीं होता है। डीमैट शेयर के अगेंस्ट आप लोन लेंगे ना, तो मार्जिन 25% होगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, डी की बात कर लें तो डी ऑप्शन वैलिड लग रहा है, लेकिन वो एक इन्वेस्टिगेशन कंसर्न है, इमीडिएट रेगुलेटरी ब्रीच नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समझे? ध्यान दीजिएगा कि लोन अगेंस्ट शेयर के लिए जो आरबीआई का लिमिट है, वो फटाफट कितना बोलिए, कितना है? 20 लाख का लिमिट है, समझे? और उसका मार्जिन कितना है? मार्जिन है 25%। दोस्तों बताइए, ये बातें समझ में आई? इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है मेट्रो बैंक से रिलेटेड, आइए देखते हैं इसको भी। तो अब आपने सबने पिछले वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझा होगा कि 20 लाख वाली आरबीआई लिमिट को याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पक्का आएगा। अब थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं कहानी में। मान लीजिए कि मेट्रो बैंक लिमिट फॉलो करते हुए कंप्लेन लोन अप्रूव करना चाहता है, राइट? तो सवाल यह कर रहा है कि मान लीजिए कि मिस्टर मेट्रो बैंक ना अप्रूव करना चाह रहा है इनके लोन को। सवाल यह कर रहा है कि मिस्टर शर्मा, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मार्जिन इट मस्ट इंश्योर बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी मार्केट वैल्यू? मिनिमम मार्जिन कितना इंश्योर करे? ठीक है, मिस्टर शर्मा के पास 25 लाख का डीमैट शेयर है। अगर बैंक आरबीआई के रूल के हिसाब से लोन अप्रूव करे तो मिनिमम मार्जिन कितना रखना जरूरी है? 25 लाख का शेयर है मान लीजिए डीमैट का। कितना का शेयर है? 25 लाख का शेयर है। किसके पास? मिस्टर शर्मा के पास। तो यदि बैंक आरबीआई के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए लोन को अप्रूव करना चाहे तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए कह रहा है 50% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, मतलब ये कह रहा है कि 50% मार्जिन, है ना? क्या लगता है दोस्तों, 50% मार्जिन सही होगा? 50% मार्जिन का मतलब समझते हैं आप? 50% मार्जिन का मतलब यह हुआ कि यदि 25 लाख का शेयर है तो 12.5 लाख जो है वो मार्जिन हो गया और 12.5 लाख लोन हो गया। क्या ये रूल डीमैट शेयर पे भी लगता है? बिल्कुल नहीं लगता।
ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर का 25%। किसी को याद है दोस्तों, हमने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, आरबीआई ने डीमैट शेयर के लिए मिनिमम मार्जिन कितना रखा है, कितना बोला था मैंने, 25% बोला था क्या, या 50% बोला था, डू यू रिमेंबर इट? अच्छा, ऑप्शन सी क्या कर रहा है कि मार्जिन जो है बैंक की इंटरनल पॉलिसी डिसाइड करेगी। क्या बैंक अपने हिसाब से मार्जिन डिसाइड कर सकता है, या आरबीआई ने कुछ मिनिमम फिक्स किया है? और डी कह रहा है कि मार्जिन जो लोन सीलिंग और लोन अमाउंट के बीच का है उतना लगेगा। ये तो थोड़ा ट्रिकी हो गया ना, क्या मार्जिन लोन लिमिट से निकलता है क्या, या शेयर के वैल्यू के हिसाब से होता है? दोस्तों सिंपल सा बात है, मार्जिन का मतलब यह होता है कि बोरोवर की अपनी कंट्रीब्यूशन। मार्जिन का मतलब क्या होता है जी, मार्जिन का मतलब होता है कि बोरोवर अपने से कितना पैसा लगा रहा है, यही होता है ना मार्जिन, राइट? तो दोस्तों मार्जिन का मतलब होता है बोरोवर का कंट्रीब्यूशन, यानी कि मार्जिन जो है ना एक तरह का सेफ्टी कुशन की तरह काम करता है। कैसा काम करता है? सेफ्टी कुशन की तरह काम करता है। अगर सिक्योरिटी 25 लाख की है तो बैंक जो है मैक्सिमम, समझे, मैक्सिमम 18.75 लाख तक का लोन दे सकता है। आप पूछेंगे ये कहां से आ गया, अभी मैंने बताया ना 25% मार्जिन देना ही मिनिमम, मिनिमम 25% मार्जिन रखा गया है। तो 25% निकालिए ना 25 लाख का, यदि आप 25 लाख का 25% निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 6.25 लाख मिलेगा ना। तो मतलब मिनिमम 6.25 लाख जो है कस्टमर को देना ही देना है, समझे, बोरोवर को देना ही देना है। बाकी का जो हिस्सा है 6.25 लाख हटा के बाकी का हिस्सा कितना है, 18.75 लाख, ठीक है, ये बैंक देगी। बोलिए, बताइए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा आपसे एक सवाल पूछते हैं, बताइए इसका जवाब दीजिए। अगर अभी हमने क्या बोला कि शेयर यदि डीमैट फॉर्म में है तो 25% मार्जिन मिनिमम है। अब आप बताइए कि मान लीजिए शेयर फिजिकल फॉर्म में है,